चलिए देखेंगे। देखिए लास्ट क्लास से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है अब तक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बता दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है देख लिया। प्रोसीजर क्या है उसका एक एग्जाम्पल कर लिया, क्लियर हो गई बात। मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर जो कि है आपका फोरकास्टिंग मेथड। ठीक है, शुरू करते हैं। एक ही क्वेश्चन करना है बस। दूसरा, हाँ जी, बी पॉइंट लिखेंगे फोरकास्टिंग मेथड। चलिए, हाँ जी, पहले इस मेथड के बारे में थोड़ा सी बात समझते हैं कि क्या करना है, फिर मैं आपको सारी बातें लिखवाऊंगा। देखिएगा, देखिए फोरकास्टिंग मेथड में अगर मैं बात करूं, फोरकास्टिंग, हेलो, हाँ, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सबसे पहले हम क्या करते थे कि उस प्रोडक्शन साइकिल के अंदर कितने टाइम पीरियड तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड कैलकुलेशन करते थे। फिर उसके बाद कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उस अमाउंट पर आते थे। फोरकास्टिंग मेथड में कोई पीरियड कैलकुलेशन नहीं बनानी, डायरेक्टली आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग स्टेजेस पर कितना कितना अमाउंट आपका उस प्रोडक्शन साइकिल में ब्लॉक होता है। तो यहां पर क्या काम करना है, सीधा डायरेक्ट आपको अमाउंट कैलकुलेशन बनानी है कि अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी हो गई। एक रॉ मटेरियल हो गया, एक WIP हो गया, एक फिनिश गुड्स हो गया, एक डेटर्स हो गया। तो अलग अलग स्टेजेस पर डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस लिखवा रहा हूं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फिर अपन इसका एग्जाम्पल करेंगे, बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट showing working capital requirement, working capital requirement, statement showing working capital requirement। चलिए देखेंगे आप, एक स्टेटमेंट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स। देखिए टोटल करंट असेट्स के लिए सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ये आपके पास आ जाएगा कि रॉ मटेरियल में कितना अमाउंट आपका ब्लॉक होता है। पहले एक बार लिख लो, मैं सारी बातें समझा दूंगा अभी। पॉइंट नंबर 2, इसको आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में बात कर रहा हूं WIP। यहां पे 3 केस बनते हैं। पहला रॉ मटेरियल, तो इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई WIP स्टोरेज पीरियड। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट लेबर,
estimated production multiply direct labor cost per unit multiply WIP storage period multiply percentage of completion. तीसरा ओवरहेड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई WIP स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. ये स्टेटमेंट पूरा एक पेज का बनेगा, तो पहले तो आप इतनी बात कॉपी कर लेंगे. इसके बाद नंबर आएगा किसका? फिनिश गुड्स का. तीसरा पॉइंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड. पॉइंट नंबर 4 डेटर्स. कंफर्म क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कंफर्म. ठीक है, तो बहुत ध्यान से अब पढ़ना है. बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 से 10 नंबर का. डेटर्स में लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन और यहां पर ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई डेटर्स कलेक्शन पीरियड. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का आ गया कि पेपर आपके सब क्या होंगे अब ऑफलाइन. ऑफलाइन होंगे इसका मतलब कॉपी पेन पुराना पैटर्न दोबारा से चालू हो गया. मतलब इतनी खुशी जो बच्चों के हैं टीचर के लिए भी है ना. अब इसमें अपना पॉइंट क्या है, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनना, क्या बात बोल रहा हूं मैं. जितने भी वर्किंग नोट बनते हैं ना, उस वर्किंग नोट के नंबर होते हैं. आप अब जिस लेवल की स्टडी कर रहे हो ना, इंटर और फाइनल जो भी आप पढ़ेंगे अब, उसमें आपकी जो वर्किंग है उसके साथ सपोर्टिंग जो भी वर्किंग नोट्स बनते हैं उसके बिहाफ पे आपका आंसर चेक होता है. हम सोचें डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दें, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली ना बनाए, आपको नंबर नहीं मिलेंगे. तो वर्किंग नोट का बिल्कुल 50% रोल है उस क्वेश्चन को बनाने में. हर चीज की वर्किंग कॉपी के अंदर बहुत सुंदर और प्रॉपर तरीके से करनी है. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. फाउंडेशन ऑनलाइन होम बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड, पर ये थोड़े टाइम में वो भी चेंज हो जाएगा. कोरोना गया ना अब, पर इंस्टीट्यूट का कोरोना कल गया है. हाँ चलिए, हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं. ओके सचिन, अच्छा नहीं हुआ क्या? नोट कर लो आराम से.
ओके जतिन, थोड़ा सा वेट करो बस। चलिए, नोट हो गया तक का। जतिन आपने ज्वाइन किया था तो आप देख लो कितना छोड़ना है, बस इतना छोड़ना है, देख लो आप ऊपर से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप छोड़ दो, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करो। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा आपको फिर। चलिए, डेटर्स का काम हो गया। इसके बाद अब आ जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रीटेड अकॉर्डिंगली इफ इंफॉर्मेशन गिवन। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, जब क्वेश्चन में आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे ट्रीट करना है। क्या चीज, अब नहीं चेंज करेंगे। हाँ, जब तक कोरोना से ऊपर कोई दूसरी और बीमारी नहीं आ जाती, नहीं आएगी कोई, ठीक है ना। चलो, कैश। अपने जो कंटेंट का पढ़ाई का जो तरीका है ना, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके पेपर ऑब्जेक्टिव बेस में बन ही नहीं सकते हैं। ये आपके पास आ गया टोटल करंट असेट्स। टोटल करंट असेट्स। बच्चे हाथ से लिखते हैं ना तो 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता, टाइपिंग में तो कहां तक खत्म होगा। पिछले 1.5-2 साल से इंस्टीट्यूट का सिर्फ टाइम पास चल रहा था और कुछ नहीं था। हाँ जी, टोटल करंट असेट्स, यहां तक की बात नोट करेंगे, डन का रिप्लाई करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हम सब ऑफलाइन होंगे। पेपर का पैटर्न जतिन अभी तक तो सेम है, इसके अलावा अभी तक कोई इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद अपन इसको देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन आएगी इंस्टीट्यूट से कि पेपर पैटर्न क्या है। दूसरा, अभी एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट रिलीज करेगा, वो जो पैटर्न होगा वो पैटर्न फॉलो होगा ऑफलाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करना है। अब बातें नहीं, अब बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाइए अभी। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटी। चलिए, इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिटर्स। इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई लैग इन पेमेंट पीरियड।
पॉइंट नंबर 3, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड estimated production multiply overhead cost per unit, ये OH लिखा है मैंने, इसका मतलब ओवरहेड है ना शॉर्ट के अंदर, मल्टीप्लाई लैग इन पेमेंट पीरियड। ये आपके पास आ गई टोटल करंट लाइबिलिटी। चलिए डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अलग से है बिल्कुल। यहां तक की बात नोट कर ली क्या आपने? डन है यहां तक की बात? अब लिखेंगे आप इसके नीचे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल करंट असेट्स लेस टोटल करंट लाइबिलिटी। ये आपने ए पॉइंट से निकाला और ये आपने बी पॉइंट से निकाला। चले इतनी बात आप नोट कर लेंगे। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई। अब कुछ बातें नोट के रूप में लिखेंगे हैं? ये भी टेबल के बाहर था। चलिए नोट्स, पॉइंट नंबर 1, if information regarding percentage of completion is not given in question, then we will assumed material equal to 100%, labor equal to 50%, and overhead equal to 50%. Point number 2,
इफ या फिर इसको ऐसे लिखें, एक मिनट, ऐसे लिखो, इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटर्स आर available for cash basis या cost basis, then calculation will be made as under. Estimated production multiply total cost per unit multiply debtors collection period, और जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो क्रेडिट सेल्स वाला पार्ट लेना है। चलिए ये दो नोट आप लिख लेंगे एक बार। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई। अब इसको कंप्लीटली समझते हैं अपन। बस एक बार नोट कर लो सभी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मुझे एक बार बता देंगे कि यहां तक की बात नोट हो गई। चलिए अब इसको समझते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की मैंने क्या बताई है। देखिएगा, हाँ जी, देखिए मैंने आप लोगों को जो फोरकास्टिंग मेथड बताया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन के लिए, तो मैंने बोला कि प्रोडक्शन साइकिल की अलग अलग स्टेजेस पर डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट आपका ब्लॉक होता है। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल के लिए। पूरे साल भर में कितना प्रोडक्शन करते हो, सपोज 50,000 यूनिट बनाते हो, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए की आती है, तो पूरे साल भर में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 5 लाख रुपए का लगेगा। 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे साल भर में प्रोड्यूस की जाती हैं, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए की है, तो पूरे साल भर में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 5 लाख रुपए का। ठीक है ना, 10 को आपने 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक प्रोडक्शन साइकिल जो रन करती है उसके अंदर रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज कितने पीरियड तक आपका स्टोर डिपार्टमेंट में रहता है, इसकी इंफॉर्मेशन सवाल में देगा, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, अब उसने दे दिया सब 10 दिन के लिए रहता है, तो 10/365 हो जाएगा। महीनों में बोलता है एक महीने स्टोरेज पीरियड में रहता है, तो 1/12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये 5 लाख रुपए की जो कॉस्ट है पूरे साल भर के लिए, एक महीने के लिए कितना ब्लॉकेज होगा, तो 1/12 करके निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कि एक प्रोडक्शन साइकिल में रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में कितना पैसा आपका ब्लॉक रखता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बात बोली, बड़ी सिंपल सी, कि एक साल में आप 50,000 यूनिट बनाते हो और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है, तो ये हो गया 5 लाख रुपए का मटेरियल, और रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में 2 महीने के लिए रहता है, तो 2 बटा मैंने क्या कर दिया 12। कितना अमाउंट आ रहा है, है? क्या करूं? ये बात समझ में आ गई क्या आपको?
तो ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्शन साइकिल के अंदर रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर कितना अमाउंट ब्लॉक करके रखेगा? 83,333 रुपए का। ये बात समझ में आ रही है? यही सिमिलर प्रोसेस बाकी सारे स्टेजेस पर चलेगा। देखो अब तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने बात करी आपको वर्क इन प्रोग्रेस की। अब वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल कितना अमाउंट आपका ब्लॉक होगा उसकी कैलकुलेशन मैंने 3 पॉइंट के रूप में बताई है। इसको समझना कैसे? देखो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आएगा, तो रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो आधा अधूरा नहीं जाता, कंप्लीट रॉ मटेरियल जाता है। तो मैंने क्या बोला, कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आप साल में कर रहे हो, कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लग रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी पूरे साल भर में लग रही है। अब WIP स्टोरेज पीरियड का मतलब किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, यानी फैक्ट्री प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगाती है। जितना टाइम फैक्ट्री प्रोसेसिंग में लगाएगी उतना पैसा आपका उस रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्री के अंदर क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। बात समझ में आ रही है? फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब रॉ मटेरियल आपका रॉ मटेरियल जो स्टोरेज पीरियड है उससे फैक्ट्री के अंदर 100% आता है, तो इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और आपको हमेशा क्या मानना होता है? ये 100% आता है। अब बात करते हैं लेबर और ओवरहेड के लिए। अब देखो ये मटेरियल आ गया, इसके ऊपर काम होगा, काम होगा तो लेबर भी लगेगी और ओवरहेड भी लगेगी। इसके अलावा और कोई भी कॉस्ट अगर आपको दे रखी है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन में देगा, बाकी ये दो ही मेजर आपको मिलेंगे। अब लेबर के लिए मैं बात करता हूं, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पूरे साल भर में कितना हो रहा है, लेबर को पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी दी जा रही है, इसके अलावा WIP स्टोरेज पीरियड कितना है, वो पैसा आ गया आपके पास कि लेबर को एक पीरियड में या एक प्रोडक्शन साइकिल में कितना पेमेंट हो रहा है, ये पैसा आपका इसमें ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेबर ने काम किया है ना इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये लेबर का पैसा इस मैन्युफैक्चरर को कब मिलेगा? जब ये मार्केट में बिकेगा। जब तक मार्केट में नहीं बिकेगा तब तक ये पैसा ब्लॉक माना जाएगा। अब ये लेबर ने काम कर दिया, यहां पर मैंने बात करी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की। इसका मतलब क्या है इसको समझना। देखो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड के लिए भी निकालने के लिए सेम प्रोसेस मैंने अपनाया है कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, WIP स्टोरेज पीरियड कितना है, दोनों के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैंने यहां पर रख दिया। अब इस बात को समझना क्या बात मैं बोल रहा हूं। देखिए जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो लेबर और ओवरहेड में उन पर पूरी 100% कंसिडर नहीं कर सकता। अगर लेबर को मैं 100% मान लूं और ओवरहेड को भी 100% मान लूं तो वो मटेरियल आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है, WIP का पार्ट नहीं। WIP का पार्ट बने रहने के लिए आप ये अज्यूम करेंगे कि जो लेबर है और ओवरहेड है वो 100% चार्ज नहीं की गई है, कुछ कम चार्ज की गई है। इसका मतलब लेबर ने अपना 60% काम कंप्लीट किया होगा, 70% काम कंप्लीट किया होगा, ओवरहेड आपकी 50%, 60%, 70% लगी होगी, तभी वो WIP का पार्ट है। अगर वो 100% लग जाती तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता, तो यहां पर उसको कंसिडर ना करके फिनिश गुड्स में करते। इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या बोला जाता है कि लेबर और ओवरहेड के लिए जो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन है आपको वो कंसीडर करना है। आपको बताएगा कि 60% कंप्लीशन मानना है, 70% उस काम को कंप्लीट मानना है, तो उतना कंसीडर करोगे। कुछ नहीं बोलता तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, उसमें बताया आपको क्या, मटेरियल को तो 100% मानते हैं, लेबर और ओवरहेड को 50-50% मानते हैं। मटेरियल को 100% क्यों मानते हैं? क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट से जब वो फैक्ट्री में आएगा तो 100% ही आएगा, आधा अधूरा मटेरियल आएगा तो काम कैसे होगा? तो मटेरियल तो पूरा फैक्ट्री में आता है, लेकिन लेबर और ओवरहेड को उस पर अपन कंप्लीट परसेंटेज ना मान के कितना मानना होता है? 50% मानना होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं, जो मटेरियल कंप्लीट बनकर के फिनिश गुड्स बन जाएगा तो फिनिश गुड्स का मतलब उसमें सभी प्रकार की कॉस्ट लग चुकी है। तो फिनिश गुड्स के अंदर आप क्या शामिल करेंगे? टोटल कॉस्ट शामिल करेंगे। तो इसलिए मैंने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। फिनिश गुड्स एज अ स्टोर वेयर हाउस के अंदर कितने टाइम तक रहता है वो स्टोरेज पीरियड गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट ब्लॉकेज आ जाएगा कि फिनिश गुड्स के अंदर कितना आपका टोटल पैसा ब्लॉक है, कितने समय के लिए ब्लॉक है। अब बात करते हैं डेटर्स की। ये एक बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या काम होता है उसको समझना। प्रॉपर्टी मतलब एक डेटर्स प्रॉपर्टी है, भाई असेट के तौर पर अपन काम में लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोल दिया। डेटर्स का मतलब है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आप कितना करते हैं, जो आप बेच रहे हो सिर्फ उसी के लिए बात करी जाएगी। मान लो आपने 100 यूनिट बनाए, बेचे केवल 90 यूनिट, तो 90 यूनिट को कंसिडर करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से और मल्टीप्लाई किया डेटर्स कलेक्शन पीरियड से। पहला सवाल देखो मेरे, ये पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब देना। डेटर्स के अंदर एक्चुअल में कितना पैसा ब्लॉक मानोगे आप? कॉस्ट पार्ट को ब्लॉक मानोगे या सेलिंग प्राइस को ब्लॉक मानोगे? देखो आपकी जेब से जो पैसा लग चुका है ना, वही तो पैसा ब्लॉकेज मानोगे। मैंने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 12 रुपए में मार्केट में बेचता हूं,
मेरी जेब से उस 12 रुपए के प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी हुई है, जेब से 10 रुपए की लगी हुई है, 2 रुपए का प्रॉफिट तो हवा में है जो मैं आगे से मानूंगा, वो देगा तब वो प्रॉफिट आएगा, मेरे पास 2 रुपए का कोई कॉस्ट उसमें लगा हुआ नहीं है, कॉस्ट कितना लगा है 10 रुपए का। अब बात ये है कि सब डेटर्स की कैलकुलेशन सर आपको सेलिंग प्राइस पे करनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे करनी चाहिए, तो लॉजिक क्या बोलता है और जो एप्रोप्रिएट मेथड है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे कॉस्ट आना चाहिए, कि डेटर्स के अंदर जो एक्चुअल पैसा ब्लॉक मानोगे वो कौन सा मानोगे, केवल कॉस्ट पार्ट का। सेलिंग प्राइस तो कब आती है, प्रॉफिट ऐड करके, तो प्रॉफिट तो अभी आया नहीं है, तो प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस ना लेकर के हमेशा डेटर्स को कॉस्ट प्राइस पे लेना चाहिए, ये एप्रोप्रिएट मेथड है, ऐसा ही होना चाहिए। और डेटर्स कलेक्शन पीरियड को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रहा हूं, डेटर कलेक्शन पीरियड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा कि डेटर्स के अंदर कितना पैसा ब्लॉक है। अब बात यह कि सर अगर कॉस्ट पे लेते हैं तो आपने सेलिंग प्राइस को लिखवाया, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है उसमें उसने सेलिंग प्राइस कंसीडर कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जितने भी जो मॉड्यूल्स हैं इंस्टीट्यूट के, जो भी कुछ उसका सामान है, चाहे प्रैक्टिस मैनुअल हो चाहे कुछ भी हो, उसने उस पर कॉस्ट पे कंसीडर किया हुआ है। बीकॉम की बुक पे जाओगे ना तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कंसीडर करती है, कोई सेलिंग प्राइस लेती है, कोई कॉस्ट लेती है। अगर आप सीएस इंस्टीट्यूट की बुक पे जाओगे ना तो वो सेलिंग प्राइस लेता है, सीएमए इंस्टीट्यूट जो है वो सेलिंग प्राइस लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लेता है, कॉस्ट प्राइस लेता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या लेती है, कॉस्ट प्राइस लेती है, ठीक है ना, कोई अदर डिफरेंट एमडीएस यूनिवर्सिटी हो सेलिंग प्राइस लेती है, सबके अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है ना। इंस्टीट्यूट की जो सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक है उसमें सेलिंग प्राइस पे कंसीडर कर रखा है, अगर एग्जाम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आपको नीचे नोट डाल करके लिखना है कि डेटर्स को हमने सेलिंग प्राइस पे मानते हुए किया है, कहानी खत्म, तो आपका आंसर गलत नहीं है। अगर आप कॉस्ट प्राइस पे मानते हो तो आपको लिखना है नोट में कि हमने डेटर्स की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे मानते हुए की है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको बताएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंगली चेक करेगा, बात समझ में आ गई। अब आगे की बात, एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, मैं भी कराऊंगा स्कैनर के क्वेश्चन आपको पता लगेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है कि डेटर्स की कैलकुलेशन कॉस्ट पर करनी है, डेटर्स की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करनी है, स्पेसिफाई कर दिया, टेंशन खत्म। तो आपको एग्जाम के अंदर मैं बता देता हूं, अभी तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हमेशा एग्जाम के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि डेटर्स की कैलकुलेशन कॉस्ट पे करनी है कि सेलिंग प्राइस पे करनी है। अब इस बात को अपन समअप करते हैं, क्या ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा किस पे मानते हुए, सेलिंग प्राइस पे मानते हुए। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका मॉड्यूल कॉस्ट प्राइस पे भी कर रहा होगा लेकिन बताया वो नहीं है, तो नीचे नोट डाल करके इंफॉर्मेशन लिखना है। तो अब आपको मोटी मोटी बात क्या ध्यान रखनी है, अब उसको समझ लो। एग्जाम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हो, कॉस्ट पे भी ले सकते हो, नीचे नोट डाल के लिख देना है। अगर एग्जाम में देता है कॉस्ट या सेलिंग पर तो आपको कॉस्ट या सेलिंग पर अकॉर्डिंगली लेना है। बात क्लियर हो गई क्या? तो डेटर्स सेलिंग प्राइस पर भी लिए जाते हैं, कॉस्ट पर भी लिए जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नीचे नोट डाल के लिखना है। अगर आपको दे रखी है तो अकॉर्डिंगली लेना है। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्या बोलता है? कॉस्ट पर लेना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट एक्चुअल ब्लॉक है तो आपको कॉस्ट में मानते हुए करना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसकी कैलकुलेशन जब क्वेश्चन में आएगी तब मैं समझाऊंगा। कोई एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस आपको और मेंटेन करके रखना है वर्किंग कैपिटल के रूप में, तो आप उसको जोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल हमने उधार पे परचेस किया है, तो ये एक प्रकार का ये रिलैक्सेशन पीरियड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जिस सप्लायर से उधार में परचेस किया है उसको पेमेंट आप इमीडिएटली कर रहे हो क्या? नहीं, रोक करके कर रहे हो, डिले पेमेंट कर रहे हो। तो जितने टाइम का डिले पेमेंट कर रहे हो उस पीरियड के लिए वो पैसा आपका ब्लॉक नहीं माना जाएगा, तो आप क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी के रूप में उसको माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है क्या अपने को? चलो इसके बाद मैंने बात करी लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। इसका मतलब क्या होता है? लेबर को डिले करना पेमेंट में। जैसे मान लो 1 जुलाई को किसी लेबर ने ज्वाइन किया, 31 जुलाई को उसका काम कंप्लीट हुआ, 1 अगस्त को मुझे लेबर को पेमेंट करना था। मैंने बोला आपको पेमेंट 1 महीने का रोक के मिलेगा। कब मिलेगा? अब 1 सितंबर को मिलेगा। तो 1 सितंबर को पेमेंट कौन से महीने का मिलेगा? जुलाई महीने का। तो मैंने लेबर को पेमेंट कैसे किया है? डिले किया है। कितना पीरियड? 1 महीना। तो अगर 1 महीना रोक करके आप लेबर को पेमेंट कर रहे हो तो क्या उस पीरियड के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी के रूप में माइनस कर देंगे। तो लैग इन पेमेंट वेजेस को लेकर के भी हो सकता है और ओवरहेड को भी लेकर के हो सकता है। पूरे साल भर में क्या लैग इन पीरियड का पेमेंट हो रहा है एक प्रोडक्शन साइकिल पर, उसको अपन माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी के रूप में। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको मिल जाएगी।
टोटल करंट एसेट जोड़ोगे, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैंने नोट लिखवा दिया आपको। क्या बात लिखवाई सबसे पहले नोट में, कि अगर डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल 100% और वेजेस और ओवरहेड को 50-50% मानना है। अगर दे रखी है परसेंटेज तो वो कंसिडर करना है। ठीक है, चलो इसके बाद बोला गया कि अगर डेटर्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन कैश बेसिस या कॉस्ट बेसिस पर लेने की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो टोटल कॉस्ट पे लेंगे, और एक्चुअल में सही यही है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसने सेलिंग प्राइस पे ले रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसने सेलिंग प्राइस पे ले रखे हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो डेटर किस पे कंसीडर करता है, कॉस्ट पे ले लेता है। ठीक है ना, तो ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया क्या करना है। क्लियर है क्या सभी को मेरी बात? अब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन जो है अलग अलग लेवल के, अच्छे अच्छे लेवल के धीरे धीरे बनते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी कहानी को आगे लेकर के। चलिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सभी को क्लियर है? हाँ जी, देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अब सेकंड मेथड आप लोगों का स्टार्ट किया था, फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड से रिलेटेड कल एक स्टेटमेंट मैंने बनवाया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या बातें मैंने बताई थी। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सबसे पहले आप पीरियड कैलकुलेशन करते हैं कि बिजनेस की अलग अलग स्टेजेस पर कौन कौन सी स्टेजेस पर कितना कितना पीरियड के लिए पैसा ब्लॉक रहता है। फिर आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं। ये कहाँ पड़ा था? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में। फोरकास्टिंग मेथड में डायरेक्टली आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि प्रोडक्शन साइकिल की अलग अलग स्टेजेस पर कितना कितना अमाउंट ब्लॉक होता है। तो रॉ मटेरियल पे कितना ब्लॉक हुआ, फैक्ट्री में कितना ब्लॉक हुआ, फिनिश गुड्स में कितना ब्लॉक हुआ, डेटर्स के पास कितना ब्लॉक हुआ, कैश के रूप में कितना एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस मेंटेन करना है। टोटल किया तो टोटल करंट एसेट्स आ गया। इसमें से आप माइनस करते हैं बिजनेस का रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड मतलब किसी सप्लायर से आपने उधार में माल खरीदा है तो उसको आप डिले पेमेंट करेंगे, जितने टाइम के लिए डिले पेमेंट करेंगे उतने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक नहीं होता है। किसी भी लेबर और ओवरहेड को अगर हम डिले पेमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा ब्लॉक नहीं होता है। तो जो नहीं होता है वो करंट असेट्स में से मैं करंट लायबिलिटी के रूप में माइनस कर देता हूं, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब इस फोरकास्टिंग मेथड का एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, शुरू करें। देखिएगा, देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। हाँ जी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 52 रुपए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 19 रुपए 50 पैसे, ओवरहेड दे रखे हैं, टोटल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पहला पॉइंट, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ। एक बार रॉ मटेरियल आप खरीद लेते हो तो वो ऑन एन एवरेज कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर में रहता है, फिर फैक्ट्री में आगे मूव ऑन होगा। इसके बाद बोल रहे हैं एवरेज मटेरियल इन प्रोसेस हाफ मंथ, यानी 15 दिन का समय आपका प्रोसेसिंग में लगता है, फैक्ट्री में लगता है। एवरेज फिनिश गुड्स इन स्टोर वेयर हाउस के अंदर वो 1 मंथ रहता है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। सप्लायर से जब हम उधार में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड मिलता है, इसका मतलब उसको पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे। आज मैंने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, आज पेमेंट नहीं कर रहा, कब कर रहा हूं? 1 महीने के बाद। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, इसके बाद बोलता है क्रेडिट अलाउड टू डेटर। आप अलाउ करोगे किसको? कस्टमर को। कितना? 2 महीना। आप कस्टमर से क्या बोल रहे हो? पेमेंट तू 2 महीने के बाद दे देना। तो आपका 2 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये सप्लायर तो हो गया क्रेडिटर और डेटर कौन हो गया? कस्टमर। क्लियर बात? चलिए, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक। लैग इन पेमेंट का मतलब वेजेस या लेबर को जो पेमेंट करते हैं वो डिले करते हैं, कितने का? 1.5 वीक का। तो 1.5 वीक के लिए आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। ओवरहेड का पेमेंट करते हैं 1 मंथ डिले, तो यहां पर बेसिकली दोनों के लिए है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 1.5 वीक एंड 1 मंथ। तो ओवरहेड का पेमेंट भी हम डिले करते हैं, कितना? 1 महीना। आगे बोलता है 1/4 ऑफ दी सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब टोटल सेल्स का 1/4 अगर कैश करते हैं तो 3/4 क्या करते हैं? क्रेडिट बेसिस पर। ठीक है ना? तो डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए आपको जो सेल्स है वो 3/4 की कैलकुलेट करनी है। फिर बोलता है एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस 1,20,000 रुपए का आपको मेंटेन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी 70,000 यूनिट्स ऑफ एनुअल आउटपुट।
The production is carried throughout the year on even basis and wages overhead accrues similarly. देखो इस लाइन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन इज कैरी आउट थ्रू आउट द ईयर ऑन इवन बेसिस एंड वेजेस एंड ओवरहेड अक्रूज सिमिलरली। हालांकि ये बात मैंने नोट में नहीं लिखवाई थी, आपको इस बात को समझना क्या बोल रहा है कि जब हम फैक्ट्री के अंदर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि फैक्ट्री के अंदर कितना अमाउंट ब्लॉक है, तो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड का। रॉ मटेरियल 100% कंसिडर करते हैं, वेजेस और ओवरहेड को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो 50-50% कंसिडर करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर चलेगा एंड वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू सिमिलरली। इसका मतलब ये है कि वेजेस एंड ओवरहेड को 50-50% कंसिडर करना है। जब भी ये लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट वेजेस और ओवरहेड को 50-50% कंसिडर करना है। अगर ये लाइन नहीं लिखेगा तो पता है क्या लिखेगा कि वेजेस और ओवरहेड के लिए कंप्लीशन कितना मानना है, मतलब ये मानना है कि 60% वेजेस लग चुके हैं, 70% ओवरहेड लग चुकी है, तो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देगा, कितना काम हो चुका है, उस बिहाफ पे आपको डब्ल्यूआईपी निकालना होगा। अब बोल रहे हैं कैलकुलेशन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज अ मंथ एंड 52 वीक्स अ ईयर। कैलकुलेशन आपको इस बिहाफ पे निकालनी है। इसका मतलब क्या, एक महीने में कितने दिन मान रहे हैं, 30 दिन, तो 12 महीने में कितने दिन हो गए, 360। 30 दिन एक महीने के, तो 12 महीने के, तो 12 × 30 करोगे 360 दिन आ जाएंगे। तो एक साल में 360 दिन आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। अब ये एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं इसको करवाना स्टार्ट कर रहा हूं तब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। शुरू करेंगे मेरे साथ साथ, देखेंगे अब, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखिए मैं ये स्टेटमेंट ना एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, ये इस सवाल में दे रखा है, बाकी बता दूं किसी सवाल में नहीं दे रखा होगा, ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन देगा वो, ठीक है ना। हमेशा फोरकास्टिंग मेथड से जब भी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन बनाओगे सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि कॉस्टिंग का या कॉस्ट पर यूनिट का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रॉ मटेरियल, ये पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, पर यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 52 रुपए, 52। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर है 19 रुपए 50 पैसे, तो डायरेक्ट लेबर आपको दे रखी है 19 रुपए 50 पैसे। ओवरहेड दे रखे हैं 39, ओवरहेड आपको दे रखे हैं 39। टोटल कॉस्ट ये दे रखी है 110 रुपए 50 पैसे, 110 रुपए 50 पैसे। इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। प्रॉफिट है 19 रुपए 50 पैसे का और सेलिंग प्राइस हो गई 130। ये आपको कॉस्ट स्टेटमेंट दे रखा है। चलिए अब स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिएगा। अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टोटल करंट असेट्स की। टोटल करंट असेट्स, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में बात कर रहे हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिएगा, चलिए अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, समझना। एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइकिल में रॉ मटेरियल जब हम परचेज करते हैं तो कितना पैसा रॉ मटेरियल के अंदर ब्लॉक रहता है एक प्रोडक्शन साइकिल में। एक प्रोडक्शन साइकिल की बात कर रहा हूं। तो एक प्रोडक्शन साइकिल के अंदर रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज एक महीने तक स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर रखा रहता है। तो एक महीने तक पैसा आपका रॉ मटेरियल के रूप में स्टोर डिपार्टमेंट में ब्लॉक हो गया। बात समझ में आ रही है? कैसे निकालूंगा? मैंने बोला साहब एनुअल प्रोडक्शन में करता हूं 70,000 यूनिट का, दे रखा है क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 50 कितने? 52। रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई 52। पूरे साल भर में कितना टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है वो आ गया 70,000 को 52 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ऑन एन एवरेज एक महीना, सुनना भी, एक महीना स्टोर डिपार्टमेंट में रहता है। कितने महीने रहता है? एक महीने। कहां दे रखा है? देखो ये दे रखा, 1 मंथ। रॉ मटेरियल इन स्टोर में रहता है एक महीना, 52 रुपए की कॉस्ट है। लेकिन यहां पर आपको 1/12 नहीं करना, क्योंकि एक महीना बराबर किसके दे रखा है? 30 दिन। तो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 365 करोगे क्या? 360 डिवाइड बाय 360, बताओ कितना आया? ठीक है, 3,03,333 रुपए। कोई समस्या थोड़ी ना इसमें? बात समझ में आ गई क्या अपने को? अब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की। मींस डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी को कैलकुलेट करने के तीन तरीके बताए थे मैंने, क्या क्या? एक तो पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो आप बोलेंगे सर 70,000 का रॉ यूनिट प्रोडक्शन करते हैं पूरे साल भर में और 52 रुपए का रॉ मटेरियल आता है, और फैक्ट्री में कितने टाइम तक रहता है? हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब कितना हो गया? 15 दिन। नंबर ऑफ डेज टोटल कितने हैं? 360। बताओ। 1 लाख। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर, देखो 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 19 रुपए 50 पैसे। तो इतना लेबर में खर्चा लग रहा है पूरे साल भर का। लेबर में खर्चा लग रहा है पूरे साल भर का। मैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं। एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है फैक्ट्री के अंदर ऑन एन एवरेज स्टोर डिपार्टमेंट में फैक्ट्री के अंदर कितने टाइम तक आपका मटेरियल रहता है? हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब हो गया 15। 15/360। लेकिन लेबर को आपको 50% कंसिडर करना है हमेशा। लेबर आप 100% कंसिडर करोगे, ओवरहेड 100% मटेरियल पे लग गया तो वो फिनिश गुड्स बन गया। 50% कंसिडर करने का मतलब है कोई अगर मैं कुर्सी बना रहा हूं तो आधी अधूरी कुर्सी बनी हुई है अभी, उस पर अभी कंप्लीट लेबर नहीं लगी, कंप्लीट ओवरहेड नहीं लगा, तो कुछ नहीं दे रखा तो आपको 50% मानना है। ठीक है, बताएं। 428,000 है ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है? 39 रुपए, मल्टीप्लाई 15/360, और इसको भी क्या कंसिडर करना है? 50%। बताओ कितना आया? 875। तीनों को जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है?
980। चलिए इतनी बात नोट कर लेंगे पहले तो आप। पानी कहाँ से आ गया आपके पास? खत्म खत्म नहीं हुआ था क्या? नहीं आने वाला है। एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हो? हम्म, गजब। तभी इतने एक्टिव हो आप। हाँ भाई, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद तीसरा अब किसकी बात करूं मैं? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिएगा, देखिए 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो। फिनिश गुड्स का मतलब क्या? उस पे सभी प्रकार की कॉस्ट लग चुकी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 110 रुपये 50 पैसे। तो मैंने क्या बोला? 70,000 मल्टीप्लाई 110 रुपये 50 पैसे। अब जो फिनिश गुड्स बन करके वेयर हाउस में रखा हुआ है, उसमें आपकी टोटल कॉस्ट लग चुकी है, तो टोटल कॉस्ट उसके अंदर ब्लॉक मानी जाएगी। तो एक साल के अंदर फिनिश गुड्स के अंदर जो वेयर हाउस के अंदर मटेरियल रखा है, उसके अंदर टोटल जो कॉस्ट इन्वॉल्व है या ब्लॉक है, उसका अमाउंट आ गया। अब एक प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कितने टाइम तक पैसा ब्लॉक रहता है फिनिश गुड्स में? 1 महीने के लिए। 1 महीने का मतलब कितना हो गया ये? 30/360। बताओ कितना आ रहा है? 83। ठीक है। चौथा, अब किसकी कैलकुलेशन बना रहा हूं मैं? डेटर्स। चलिए डेटर्स को देखेंगे अब। 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, अच्छी बात है। बेचते थोड़ी ना हो। बेचते कितना हो? 3/4। 1/4 कैश सेल करते हो, 3/4 क्रेडिट सेल करते हो। तो जो क्रेडिट सेल करोगे उसी पर पैसा ब्लॉक होगा। तो 3/4 कर दिया। अच्छा, डेटर्स किस पे कंसिडर करें, कॉस्ट पर कि सेलिंग प्राइस पर? तो मैंने आपको बोला सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सेलिंग प्राइस पे लेता है, तो अपने को सेलिंग प्राइस लेनी है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 130 रुपए। कस्टमर से पैसा आने में कितना समय लगता है? क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2 मंथ। डेटर को हम 2 महीने के उधार पे बेचते हैं, 2 महीने बाद पैसा आएगा। तो 2 महीने तक पैसा कस्टमर के पास क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब कितने दिन के लिए? बताओ। 37,500। हाँ जी हर्षवर्धन। हाँ जी, डेटर्स के बाद बात करता हूं मैं। कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करने के लिए बोल रहा है क्या ये? देखो, बोलता है कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड टू बी 1,20,000 रुपए का मेंटेन करना है। तो 1,20,000 रुपए मैंने ये जोड़ दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया? टोटल करंट असेट्स। दोबारा बोलना। कितना? दोबारा। हाँ, 396। ये आपके पास टोटल करंट असेट्स आ गई। देख लेंगे।
चलिए यहां तक की बात नोट हो गई सभी की। अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, करंट असेट्स के बाद अब मैं बात करूंगा करंट लायबिलिटी पर। पॉइंट नंबर बी, टोटल करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। देखिएगा, देखिए 70,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है? 52 रुपए। सप्लायर से आप कितने क्रेडिट पीरियड पर सामान को उधार में परचेस करते हैं? तो ये दे रखा, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, तो ये हो गया 30/360। ठीक है। दूसरा, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का लैग इन पेमेंट कितना होता है? 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेबर कॉस्ट दे रखी है 19 रुपये 50 पैसे, और कितना लैग इन पेमेंट है? देखो क्या दे रखा है, 1.5 वीक। अब इसमें क्या करेंगे देखना। देखो बोलता है अगर मंथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो डेज में कन्वर्ट कर लो, और वीक के अंदर बात करता है तो 52 वीक पूरे साल भर में कंसिडर करते हैं। 1.5 वीक का मतलब क्या हो गया? 1.5 वीक बटा 52, कितना आया? 35, 75। इसके बाद बात करते हैं तीसरा क्या, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड। सेवेंटी थाउजेंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 39। ओवरहेड का कितना डिले पेमेंट करते हैं? 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब 30/360, कितना आया? 500। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद समझना, देखो क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है क्या आपको? रॉ मटेरियल हो गया, फैक्ट्री के लिए WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हो गया, लेग इन पेमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, बाकी सारी कहानी खत्म हो गई। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस है वो भी लिख दिया, और 3/4 सेल्स क्रेडिट करते हो उसके बारे में भी ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी आ गई है, तो अब आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी पार्ट को जोड़ लो, केवल केवल करंट लायबिलिटी 5,02,8। तो टोटल करंट लायबिलिटी ये आ गई पॉइंट नंबर बी। अब आप निकाल लेंगे क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। हाँ जी, टोटल करंट असेट्स कितने आ रहे हैं? 24 लाख समथिंग आ रहा था ना। 396, 5,70,208। फाइनल आंसर 188। ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया। चलिए इतनी बात नोट कर लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। 18,72,188, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लेंगे।
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट नोट करके रिप्लाई कर दो कि आपने को इतनी बात क्लियर हो गई क्या। हाँ जी चलिए, यहाँ तक की बात नोट हो गई क्या? बढ़िया, आगे अब। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, समझना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चन था, जो इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी एज इट इज। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को हार्ड बनाता जाऊंगा, ठीक है ना? देखते जाएंगे अब। अ कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंस पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच। देखिए ये कंपनी जो है 400 यूनिट डोमेस्टिक अप्लायंस पर मंथ मैन्युफैक्चर करती है। तो एक साल में कितने मैन्युफैक्चर करेगी? 4800 यूनिट। 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 400 एक महीने के, तो 12 महीने के कितने? 4800 यूनिट हो गए। इसकी पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर एज फॉलोस। अब ये बोलता है कि रॉ मटेरियल जो है वो सेलिंग प्राइस का 30% है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। पैकिंग मटेरियल सेलिंग प्राइस का 10% है, डायरेक्ट लेबर 15% है, डायरेक्ट एक्सपेंस 5% है, ठीक है। फिर आगे बोलता है फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 4,32,000 पर एनम, ये आपको दे रखे हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या मैं? 4,32,000 रुपए पर एनम खर्च होते हैं। पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट क्या होगी? 4800 से डिवाइड करके आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, कितनी आ रही है? 90 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नॉर्म्स आर मेंटेन फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल स्टोर में 30 दिन के लिए रहता है। पैकिंग मटेरियल जो है वो 15 दिन के लिए रहता है। फिनिश गुड्स जो है वो 200 यूनिट डायरेक्टली दे रखा है। यहाँ पे दे ही नहीं रखा कि फिनिश गुड्स वेयर हाउस में कितने टाइम के लिए रहता है। ये ऑन एन एवरेज बता दिया कि 200 यूनिट फिनिश गुड्स आपका रहता है। फिर सेल्स ऑर्डर आता है, बिक जाता है। अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होने में कितना समय लगता है? 7 दिन का लगता है। अब अदर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। पहला, क्रेडिट सेल्स रिप्रेजेंट 80% ऑफ टोटल सेल्स एंड द डीलर एंजॉय 30 वर्किंग डेज क्रेडिट, बैलेंस 20% आर कैश सेल। तो जब डेटर्स की कैलकुलेशन बनाओगे तो 80% कंसिडर करोगे, एक बात। और जब आप कस्टमर को उधार में सामान देते हो तो वो जो डीलर जिसको भी उधार में सामान दे रहे हो वो 30 दिन का वर्किंग डे एंजॉय करता है। मतलब वो कस्टमर 30 दिन के बाद पैसा आपको देगा। तो 30 दिन तक आपका पैसा कस्टमर के पास ब्लॉक हो गया। आगे बढ़ेंगे। 20% कैश सेल्स को मतलब नहीं है। क्रेडिटर अलाउ 21 वर्किंग डेज क्रेडिट फॉर पेमेंट। अच्छा, क्रेडिटर अलाउ 21 वर्किंग डेज क्रेडिट फॉर पेमेंट। यानी जो क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन सप्लायर से उधार में माल हमने परचेज किया है, तो अब हमारी लाइबिलिटी है उनको पे करने की, तभी तो वो क्रेडिटर कहलाए। अब वो सप्लायर से क्या डील होती है कि आपको पेमेंट कब आएगा? 21 दिन के बाद। तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर 21 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, तो 21 दिन तक पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो मेरे लिए क्या हो गया? वो रिलैक्सेशन पीरियड हो गया, ठीक है ना? मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हुआ है। इसके बाद बोलता है लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस 15 वर्किंग डेज। लैग इन पेमेंट का मतलब डिले करके देते हो, तो पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है 15 दिन के लिए। कैश रिक्वायरमेंट टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। जब फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे तो उसका 12% और जोड़ देना, इतना और रिक्वायर्ड होगा। वर्किंग डेज इन अ ईयर आर टेकन 300 फॉर द बजटिंग पर्पस। तो नंबर ऑफ डेज एक साल में 300 दिन कंसीडर करने हैं। प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट फॉर द बजट ईयर। बजट ईयर के लिए आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर फोरकास्ट वर्ड लिखा है। पहली बात तो ये वर्किंग कैपिटल का जब चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस की है वो कैसे निकाल रहे हैं,
वो हम एस्टिमेशन बेसिस पे निकाल रहे हैं, है ना। इस बात को समझना, साल शुरू होने वाला है, साल शुरू होने से पहले हम ये सोच रहे हैं कि इस साल इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना ऑन एन एवरेज स्टोर के अंदर रहता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डेटा निकाला जाता है कि फ्यूचर में इतना बेचेंगे, इतना ऑन एन एवरेज स्टोर के अंदर रहता है, इतना ऑन एन एवरेज क्रेडिट पीरियड सप्लायर जो हमको क्रेडिट अलाउड करता है, इतना हम कस्टमर को क्रेडिट पीरियड पे बेचते हैं। ये सब एस्टिमेशन बेसिस पर डेटा इकट्ठा होता है। इस बिहाफ पे आप फोरकास्ट करते हो कि कमिंग ईयर के अंदर कितना वर्किंग कैपिटल हमको कम से कम मेंटेन करना है। क्या आप जो एस्टिमेट कर रहे हो वो चेंज हो सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल हो सकता है। सप्लायर मना कर दे, साहब 21 दिन के क्रेडिट पीरियड पे नहीं देके मैं आपको 15 दिन के क्रेडिट पीरियड पे दूंगा, नुकसान हो गया। जहां आपको 21 दिन के बाद पेमेंट करना था, अभी 15 दिन के बाद करना पड़ेगा। कोई कस्टमर बोलता है मैं 2 महीने बाद पैसा नहीं दूंगा, मैं 3 महीने के बाद ही दे पाऊंगा, काम फंस गया आपका। इसके अलावा और भी प्रोसेसिंग होने में 7 दिन का समय न लग करके 20 दिन का समय लगता है, आपका काम खराब हो गया, है ना। तो एस्टिमेशन क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं, इसलिए जो भी एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आप सोच रहे हो मेंटेन करने की, उसके अंदर कुछ आप कंटिंजेंसी और ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि कैश रिक्वायरमेंट 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल की और रिक्वायर्ड है। मतलब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई है उसके बिहाफ पे करवा दूंगा मैं। पर यहां पर ये बात क्या बताई गई है कि वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करना है, यानी ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये फोरकास्टिंग पर्पज से पढ़ रहे हैं कि जब साल शुरू हो रहा है उससे पहले हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल कमिंग ईयर में रिक्वायर्ड होगा। बात समझ में आ रही है क्या? और ये जो कंटिंजेंसी जोड़ी जाती है वो ऊपर नीच ऊंच नीच जो भी होती है उसके लिए जोड़ी जाती है। कुछ नुकसान होता है या कुछ फायदा होता है तो अपनी वर्किंग कैपिटल कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए 12% आपको और मेंटेन करके रखना है। क्लियर है बात? चलो अब अपन इसको करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूं सब सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करा रहा हूं। पास्ट एग्जाम में आए हुए स्कैनर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। 2020 16 सिलेबस है उसके क्वेश्चन, 2012 सिलेबस है उसके क्वेश्चन, पिछले 8 साल के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा एग्जाम में आए हुए। मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा बाकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है और कुछ पढ़ने की, इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट है। चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, और मैं ये निकाल रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट। चलिए देखिएगा, देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 30% है। तो मैंने लिखा सबसे पहले रॉ मटेरियल 600 रुपए की सेलिंग प्राइस है, उसका 30%, बताओ कितना हुआ? 180। 180 रुपए का एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है। पैकिंग मटेरियल 10% है, 600 का 10%, यह आ गया 60 रुपए। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कितनी है? 15%, कितना? 90 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस 600 का 5%, 30 रुपए। ये टोटल कॉस्ट आ गई क्या? लिख दिया क्या आपने? हैं? लिखना थोड़ा ना था। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस तक होगी कहानी। फिर फिक्स्ड ओवरहेड भी तो है। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 4,32,000 रुपए पूरे टोटल खर्च हो रहे हैं पूरे साल भर में। पर यूनिट कितना होगा निकाल सकते हैं क्या अपन?
फिक्स्ड ओवरहेड, तो देखो मैंने क्या बोला, पूरे साल भर में 4,32,000 के फिक्स्ड ओवरहेड खर्च करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे साल भर में मैन्युफैक्चर करते हैं 4800। 4800 कैसे निकाला? 400 इंटू 12, 400 यूनिट पर मंथ बनाते हो, तो 12 महीने के कितने हो गए? 4800 यूनिट। बताओ कितना आया? 90 रुपए। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लो कितना रहा है। ये आगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें क्या जोड़ोगे? तो क्या मिलेगा? कितना हो गया? 150 रुपए। तो ये आगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। चलिए पहले ये इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे आप। ये जो नोट्स की फाइल है, ये मैं अभी आपके जो एप्लीकेशन है उस पर अपलोड कर दूंगा, पूरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की फाइल, सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात नोट हो गई। अब शुरू करते हैं अपन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन बनाना।